तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आए मूवी वश लेवल 2 को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास के थिएटर में ये मूवी लगी है तो उसे थिएटर में जाके ही देखें। ये फिल्म ऐसी है कि इसका पूरा फील थिएटर में देख के ही आएगा, एक्सप्लेनेशन सुनकर नहीं। अब जो चाहकर भी नहीं जा सकते उनके लिए है ये वीडियो, मगर अगर आपके बस में है तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और जाइए मूवी देख के आइए। ये पार्ट पहले पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो पहले आप वश 1 या शैतान मूवी देखिए, तभी आपको यह मूवी समझ आएगी। बाकी चलिए अब आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आम दिनों की तरह एक गर्ल्स स्कूल में लड़कियां पढ़ने आती हैं। लंच टाइम होता है तो सभी बच्चे कैंटीन आते हैं लंच करने। एक लड़की की ड्रेस पे खाना गिर जाता है तो वो चली जाती है वॉशरूम। खाना खाने के बाद सभी लड़कियां अचानक शांत हो जाती हैं एकदम। सबके चेहरे पर डर और घबराहट नजर आ रही थी, पर सब चुपचाप बैठी हुई थी। एक लड़की बेहोश हो जाती है और तभी एक आदमी अंदर आता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। वो कुछ लड़कियों को खड़ा कर उनका नाम पूछता है। एक मैम क्लास लेने जाती है तो देखती हैं कि क्लास में तो कोई है ही नहीं। तभी उनकी नजर जाती है एक लड़की पर जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। पास जाके दिखता है कि लड़की के सर से खून बह रहा है। वो तड़प तड़प के मर जाती है। उनकी नजर ऊपर जाती है तो देखती हैं कि और भी लड़कियां छत की दीवार पर खड़ी हुई हैं। ये नजारा देख उनकी हालत खराब हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए प्रिंसिपल मैम को बुला के लाता है तो वो भी ये दृश्य देख कर दंग रह जाती हैं। मैम और गार्ड ऊपर जाते हैं लड़कियों को रोकने, पर लड़कियां कहती कि पास मत आना वरना हमें कूदना पड़ेगा। लड़कियां कह रही थी कि हमें मरना नहीं है, पर अंकल ने जो बोला है हमें वो करना ही पड़ेगा मैम। सिक्योरिटी गार्ड चला के दिखाते हुए एक लड़की का पैर पकड़ लेता है, पर लड़की तुरंत कूद जाती है और उसकी जान चली जाती है। फिर दूसरी लड़की भी कूद जाती है अपने आप ना चाहते हुए भी। सब खड़े वहाँ पागल हुए जा रहे थे कि आखिर करें तो करें क्या, कैसे रोके इन्हें, क्या हो गया इन लोगों को। लड़कियां कहती हैं अंकल ने 3 बजते ही हम सबको कूदने को कहा है। जैसे ही 3 बजते हैं सभी लड़कियां कूद कर अपनी जान दे देती हैं और मैम कुछ नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं आर्या को, जो कि आज भी प्रताप के वशीकरण में कैद है और बस मुस्कुरा रही है। पिछले 12 सालों से जिंदा लाश बन के जी रही थी वो। उसके पिता अथर्व उसका ख्याल रख रहे थे। उम्मीद खो दी थी उन्होंने कि वो कभी सही भी होगी। वो जाते हैं ग्रोसरी स्टोर सामान लेने, तभी उन्हें टीवी में न्यूज दिखती है उन 10 बच्चियों के मारे जाने की। वो तुरंत समझ जाते हैं कि इन लड़कियों पर वशीकरण किया गया है। एक साथ अचानक इतनी लड़कियों ने अपनी जान दे दी। बवाल मच गया था पूरे शहर में। बच्चों के परिवार वाले गुस्से से बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। जिस लड़की ने खाना नहीं खाया था वो नॉर्मल थी। पुलिस आती है पूछताछ करने, तो कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या, क्यों ली उन्होंने अपनी जान। अथर्व ने प्रताप को आज भी कैद कर रखा है। नरक जैसी जिंदगी बना दी थी अथर्व ने उसके लिए। उससे पूछता है और कितने तेरे जैसे बाहर। जीभ काट दी थी अथर्व ने उसकी, तो वो बोल तो सकता नहीं था, वो सिर्फ हंसे जा रहा होता है मानो कि वो जानता हो कि कौन कर रहा है बाहर ये सब कुछ। बाकी लड़कियां अभी भी कैंटीन में बैठी हुई थी उस आदमी के वश में। तभी एक लड़की पुलिस वाले से कहती है अंकल ने आपको एक मैसेज देने को कहा है, आपको प्रताप अंकल को ढूंढना है, जल्दी उनको ढूंढिए, नहीं तो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बुरा होगा। लड़की बाकी लड़कियों से कहती है मैंने मैसेज दे दिया है, अब तुम लोग शुरू कर सकती हो। लड़कियां एकदम पागल हो जाती हैं और ज़ॉम्बी की तरह इधर उधर भागते हुए सबको मारते काटते हुए स्कूल से बाहर निकल जाती हैं। जो भी उन्हें दिखता सड़क पर वो उसे मार डाल रही थी। पागलपन से ऊपर कुछ होता है तो वो बन गई थी लड़कियां सभी। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। कई लड़कियां मारी जाती हैं, कई आम लोग भी मारे जाते हैं बेवजह। शहर में नोटिस दी जाती है कि स्कूल ड्रेस वाली लड़कियों से दूर रहें और सब घर के अंदर ही रहें। न्यूज में ये भी आ जाता है कि किसी प्रताप अंकल को ढूंढने के लिए सारी लड़कियां ऐसा कर रही हैं। अथर्व को कंफर्म हो जाता है कि ये सब प्रताप को बचाने के लिए कर रहा है कोई। अथर्व प्रताप का हाथ मुंह जंजीर से बांध देता है और फिर जाता है स्कूल। पुलिस ने बच्चों के माँ बाप को अंदर आने दे दिया था। सब परेशान थे कि क्या हो गया उनकी बच्चियों को। एक लड़की कहते कि आपके पास आखिरी 5 मिनट हैं, जल्दी से प्रताप अंकल को ढूंढिए। वहाँ अथर्व आ जाता है और लड़की से कहता कि प्रताप मेरे पास है। इन सब लड़कियों पर वशीकरण किया गया है। जो ये करवा रहा है वो एक राक्षस है। तुम लोग जितना ज्यादा दुखी होगे, रोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, उतना ही उसे मजा आएगा। उसे तो सिर्फ बोलना है, वो करना पड़ेगा आपकी बेटी को और वो करेगी ही। वो लाचार है करने को, वो नहीं चाहती फिर भी करना होगा। और आप कितनी
भी कोशिश कर लो उसे रोक नहीं पाओगे। मैम कहती कि प्रताप आपके पास है तो उसे ले आइए ना, तब ये सब खत्म हो जाएगा। अथर्व कहता है वो भी एक राक्षस ही है, पहले मुझे उस राक्षस से मिलना है जो ये सब करवा रहा है। तभी वो आदमी सामने आता है जिसने इन सबको वश में कर रखा है। उसको देख सबको गुस्सा आ रहा था। आदमी कहता कि मुझे मारने की सोचना भी मत, अगर मुझे जरा से भी खरोच भी आए तो तुम्हारी लड़कियां तुमको छोड़ेंगी नहीं। एक लड़की के माँ बाप उसे रोक रहे होते हैं कुछ भी करने से। आदमी उसे चाकू पकड़ा के कहता कि अपने हाथ की नस काटो। लड़की काट भी देती है। वो कहता है तुम्हें कोई बचाने आए तब नस काटना अपनी। लड़की वैसा ही करने लगती है। माँ बाप अंदर से मर रहे थे अपनी बेटी को ऐसा करता देख, पर उसे रोक भी नहीं सकते थे। माँ उसके पैर पकड़ लेती हैं, पर आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस वाला बंदूक निकालने जा रहा था कि तभी दूसरी लड़की उस पर हमला कर उससे बंदूक छीन लेती है। आदमी कहता है जितनी भी यहाँ बच्चों की फैमिली है सब बाहर जाओ। आदमी एक दूसरी लड़की को बंदूक पकड़ाते हुए कहता है अगर कोई बाहर ना जा रहा हो तो सबको गोली मार दो। जो बाहर नहीं जा रहा था लड़की सबको मारना शुरू कर देती है। मजबूरन सब बाहर चले जाते हैं। किसी के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। सबके जाने के बाद आदमी अथर्व से पूछता है प्रताप भाई तेरे पास कैसे हैं? अथर्व बताता है उसने मेरी बेटी पर वशीकरण किया है। पिछले 12 साल से वो वशीकरण में है। प्रताप को मैंने कैद करके रखा है। रोज मुझसे मरने की भीख मांगता है वो। आदमी कहता है तमीज से बोलो, मेरे बड़े भाई हैं वो। अथर्व कहता है तुम क्या ही करोगे, मार डालोगे मुझे? वो तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ और ये लड़कियां मेरी कुछ भी नहीं लगती। मुझे पता है कि इनकी जिंदगी अब नरक से बदतर होने वाली है। मेरे सामने तो इन्हें जिंदा जलने का ऑर्डर भी देगा तो भी मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझ जैसे एक के साथ सालों रहकर मैं भी पत्थर जैसा बन गया हूँ। कर ले तुझे जो भी करना है। सब मुझसे कहेंगे, मुझ पर हावी होंगे कि प्रताप को छोड़ दो, पर मेरा मुंह नहीं खुलने वाला। मैं तुम्हें प्रताप दे दूंगा पर एक शर्त पर, मेरी बेटी को तुम वशीकरण से बाहर निकाल दो। आदमी गुस्सा आ जाता है तुझ जैसा तुच्छ इंसान की मेरे सामने इच्छा रखने की कोई औकात नहीं है। तुझे पता है ना कि तू किससे बात कर रहा है? अथर्व कहता है हाँ एक राक्षस से। तेरे जैसे एक को कुत्ते की तरह बांध रखा है मैंने। इस बीच एक लड़की छींक देती है तो आदमी को गुस्सा आ जाता है तो वो कहता कि सांस लेना बंद कर। लड़की सांस नहीं लेती और वो तड़प तड़प के मर जाती है। अथर्व जाने लगता है तो आदमी उसे रोकता है और शर्त मानने को तैयार हो जाता है। अथर्व बहुत डरा हुआ था अंदर से, बहुत दुख हो रहा था ये सब देख के, पर उसके सामने स्ट्रांग बन रहा था। कमजोर बनता तो लड़कियों को टॉर्चर करके वो अपनी बात मनवा ही लेता। आदमी मैम को बुलाकर कहता है बाहर जो भीड़ जमा है उसे हटवाइए जल्दी। 2 स्कूल बस का इंतजाम करवाइए। यहाँ से निकलना है मुझे लड़कियों को लेके। पीछा मत करना वरना लड़कियों को कुछ भी हुक्म देने में समय नहीं लगेगा। आदमी अथर्व के साथ लड़कियों को लेके निकल लेता है बस से। रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है किसी का सर फोड़ते हुए, तो उसे वो अपने पास बुलाता है। तभी उसे खांसी आ जाती है। लड़की का वशीकरण टूट जाता है। वो बस में बैठने के बजाय भाग जाती है। अथर्व उससे पूछता है कितने सालों बाद भाई के लिए ये प्यार कैसे जागा? आदमी कहता है बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ उन्हें, फोन किया पर फोन लगा नहीं। उनकी अनुमति के बिना हम घर नहीं जा सकते उनके, वरना उनकी लड़कियां हमें चीर फाड़ डालेंगी। फिर भी रिस्क लेके मैं उनके घर गया तो न लड़कियां दिखी ना वो। पहले तो मुझे लगा कि किसी शक्ति की साधना करने के लिए वो कहीं गए होंगे, ऐसा वो करते रहते थे। मैं इंतजार करता रहा पर कई साल बीतने के बाद भी वो आए नहीं। फिर थोड़े टाइम पहले लगा कि कुछ गड़बड़ है। हर जगह ढूंढने पर भी वो मिले नहीं तो फ्रस्ट्रेट होकर ये कदम उठाना पड़ा। अथर्व पूछता है तुम लोग बच्चियों को वश में कर क्यों रहे हो? मकसद क्या है तुम्हारा? आदमी एक लड़की से कहता है खिड़की से कूद जा, तो वो कूद जाती है। सदियों से शास्त्रों में गलत कहा गया है स्त्री शक्ति महान है। गलत है ये, पुरुष ही शक्ति है। वो जिसे चाहे उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। पुरुष ही सृष्टि है। वो लोग पहुंच जाते हैं घर तो आदमी कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जाता है और कुछ लड़कियों को पहरेदारी करने को लगा देता है घर के बाहर। आदमी आर्या की हालत देख के कहता कि ये सिर्फ भैया ही कर सकते हैं, यही तो सीखना बाकी है उनसे। आदमी प्रताप की हालत देख के कहता कि ये क्या कर डाला तुमने उनके साथ, तू तो हमसे भी बड़ा राक्षस है। अथर्व कहता है पहले मेरी बेटी को सही कर तभी मैं इसकी जंजीर खोलूंगा। अथर्व आर्या को व्हील चेयर पे बैठा के आदमी के पास लाता है। आदमी कहता है तुम्हारी ओर से भैया को कोई न्योता दिया गया था क्या, जैसे आइए पधारिए करके? अथर्व कहता कि नहीं, मैं इसे जानता भी नहीं था। प्रताप भाई से कोई उधारी बाकी है क्या? कुछ पैसे वैसे लिए जो दिए ना हो? अथर्व कहता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसने बस आर्या को शक्कर खिलाई थी। आदमी कहता है शक्कर पर तो वशीकरण की विधि की जाती है और वो तो कभी भी टूट सकती है, हमेशा नहीं रहती। इन सारी लड़कियों को मैंने मंत्र वाला खाना ही खिलाया है। जब तक ये मेरे पास है तब तक ही मेरा इन पर कंट्रोल है। मुझसे दूर जाएंगी वैसे ही 2-4 घंटे में फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। ये उधर
उदाहरण के तौर पर उस लड़की को ही ले लो जो बस में बैठी नहीं भाग गई। 12 साल तक वशीकरण टिकता ही नहीं है। तूने बड़े भाई से कुछ लिया है इसलिए वशीकरण टूटा नहीं है। अथर्व कहता है मैंने कुछ नहीं लिया है, बस पहली बार जब मिले तो प्रताप ने मुझे चाय पिलाई थी जिसके पैसे उसने दिए थे। आदमी कहता है यही तो, 10 रुपए उधार है तुझ पे भाई का, जल्दी से दे भाई को 10 रुपए और फिर वशीकरण टूट जाएगा। अथर्व जल्दी से 10 रुपए पकड़ा देता है प्रताप को। आदमी कहता है अब अपनी बेटी को उसके नाम से बुलाओ, वो नॉर्मल हो जाएगी। अथर्व रो रो के चीख चीख के अपनी बेटी को बुलाता है और बात सच हो जाती है और 12 साल बाद अपने होश में आती है। होश में तो आ गई पर थोड़ी देर तक उसको सब कुछ समझने में समय लगता है। 12 साल से वो उसी तरह थे तो एकदम से नॉर्मल तो हो नहीं जाती। जब उसका दिमाग उसके कंट्रोल में आता है तब फूट फूट के रोने लगती है। वो प्रताप को देखते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, उसे मार डालना चाह रही थी वो। आदमी जंजीर खोल देता है तो तब उसे पता चलता है कि उसने तो बड़े भाई की जेब काट डाली है। आदमी अथर्व को पीटने लगता है, इतने सालों तक भाई को ढूंढता रहा, इतना प्लान किया सब कुछ और तूने इनकी जेब ही काट डाली। अब मैं उनसे वो विद्या कैसे सीखूंगा, सालों लग जाएंगे खुद से सीखने में, सब बर्बाद कर दिया तूने। अब मैं तुझे और तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। अथर्व कहता है तूने मेरी बेटी को वशीकरण से बाहर निकाला है इसलिए तुझे जाने दूंगा, लेकिन अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो तेरी हालत तेरे भाई से भी बदतर कर दूंगा। आदमी आर्या के ऊपर पैर रख देता है। अथर्व ने घर पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम रख रखे थे जिस पर वो हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड चला देता है जिससे कि सबके कान दर्द करने लग जाते हैं। मौका देख आदमी के सर पर मार अथर्व उसे बेहोश कर देता है। आदमी को जब होश आता है तो खुद को जंजीर से बंधा पाता है उसी कमरे में जिसमें उसका बड़ा भाई है। सामने खड़ा होता है अथर्व कटर लिए हुए उसकी भी जीभ काटने के लिए। अब अथर्व के घर प्रिंसिपल मैम और पुलिस ऑफिसर आते हैं। अथर्व कहता है मृत्यु दंड तो इन राक्षसों के लिए दया होगी, इन दोनों राक्षसों को यहीं रहने दीजिए, उनको रोज तड़पाऊंगा। ये सारी बच्चियां तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए मानसिक कैद में थी पर मेरी बेटी 12 साल तक इस दिमागी कैद में थी। मैं इन दोनों राक्षसों को नहीं छोड़ूंगा, ना उन्हें मरने दूंगा और ना जीने दूंगा। इन सब लाचार बेटियों को तड़पते देखकर, उनके मजबूर माँ बाप को रोते देखकर जो आनंद इन दोनों को आ रहा था वैसा ही इनके साथ पूरी जिंदगी करूंगा, रोज करूंगा। पुलिस और मैम उसकी बात मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्या पूरी तरह से नॉर्मल हो गई है। उसकी जिंदगी बहुत बीत चुकी थी और मानसिक तौर पर खराब भी हो चुकी थी, पर उसके पिता थे उसके साथ, उसका साथ देने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए। आज पहली बार आर्या खुद अपने हाथों से जूस पीती है जिसे देखकर अथर्व को बड़ी खुशी होती है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जाइए और इस मूवी को थिएटर में जाके ही देखिए। वश लेवल 2 मूवी का जो फील है, जो थ्रिल है, वो एक्सप्लेनेशन सुनकर भी आपको फील नहीं हुआ होगा। आपको लगेगा कि कहानी में कुछ नहीं था, नॉर्मल मूवी तो है, पर यह समझने की गलती आप बिल्कुल ना करना। इस फिल्म का पूरा फील आपको फिल्म देखकर ही आएगा। इसे कहा जाता है एक हॉरर मूवी बनाना। ना बेवजह की कॉमेडी, ना आइटम सॉन्ग, ना गाना, ना फालतू के डायलॉग्स, बस एक नॉर्मल कहानी और उसे दिखाने का बेहतरीन तरीका मायने रखता है, जो कि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर ने बखूबी किया है। फिल्म बहुत ही ज्यादा डार्क, ब्रूटल और डरावनी है। ऐसी है कि आपके सांसें थम जाएं और नाखून चबाने पर मजबूर हो जाएं कि अब क्या होगा। कोई CGI VFX की मदद नहीं ली गई, बिल्कुल रॉ एंड रियल रखा गया है, जिसके चलते काफी रियलिस्टिक फील देता है सब कुछ। जो फीलिंग फिल्म में मौजूद लोग फील कर रहे होते हैं सब कुछ देख के, सेम आपको भी फील होता है कि अब क्या होगा, कैसे रुकेगा ये सब। आप खुद को फिल्म के अंदर पाते हैं। जितनी भी हॉरर फिल्में अब तक इंडिया में बनी है उनको देखते हुए हम यही सोचते हैं कि इसमें क्या ही अलग दिखा देंगे, वही सब होगा। पर हर सीन में या तो आपके मुंह से अरे बाप रे ये निकलेगा या तो गाली ही निकलेगी कि इसकी ये क्या हो गया साला, ऐसा वाला। ये फिल्म इस बात का जीता जागता सबूत बनेगी कि अच्छी हॉरर फिल्म बनाने के लिए उसमें हर बात पे कॉमेडी या आइटम सॉन्ग डालने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा हो तो जनता उस फिल्म को पसंद करती ही है, तो चाहे वो कितने ही कम बजट में बनी हो या उसमें कोई बड़ा स्टार भी ना हो, फिल्म चल जाती है अगर ये सब कुछ अच्छा हो तो। एक्टिंग के मामले में सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। जानकी का इस फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन अपने फेस एक्सप्रेशन से ही उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी है कि हमें उस लड़की के इमोशंस पूरी तरह फील होते हैं, जो कि 12 साल से वशीकरण में रही हो। बाकी सभी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। इस फिल्म के आने के बाद अजय सर तो बहुत खुश होंगे क्योंकि शैतान 2 भी तो बनानी होगी उन्हें, तो उनके लिए तो स्क्रिप्ट तैयार है अब। लेकिन पहले वश लेवल 1 के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसलिए शैतान चल गई। शैतान के बाद लोगों को वश मूवी के बारे में पता चला। फिर जब वश 2 की अनाउंसमेंट हुई तो लोग इसके लिए एक्साइटेड हो गए। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि वश 2 चलने के बाद अगर शैतान 2 आती है तो क्या वो चल पाएगी
या नहीं। मैं जाते जाते फिर से यही कहूंगा कि अगर आपके आसपास ये फिल्म लगी है तो इसे थिएटर में देखने जरूर जाएं और बाकी लोगों को भी बताएं इस फिल्म के बारे में, ताकि हमें ऐसे ही अच्छी हॉरर मूवीज देखने को मिलती रहें। अब और कुछ कहने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने में आलस आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवीज के एक्सप्लेनेशन आगे भी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझसे जुड़ जाइए, ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आपको तुरंत मिल जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।